तो आज हम लोग संस्कृति आईएएस का सेट नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। सेट नंबर 2 की बात करेंगे, मुख्यतः इसमें आपको भूगोल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी के प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न इसमें दिया हुआ है। सेट नंबर 2 है, अगेन आई एम रिपीटिंग। ठीक है, बाकी सेट नंबर 1 को हमने डिस्कस किया है। 50 क्वेश्चन को ही हम लोग एक दिन में डिस्कस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सेट नंबर 1 जो है सिर्फ पिछले प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेकर 3 तक आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन जो रहा आपके सामने पाए जाते हैं। ठीक है, मैकनी में पाए जाते हैं। ठीक है, नीलगिरी श्रेणी में पाए जाते हैं, सतपुरा श्रेणी में पाए जाते हैं, या फिर पलानी श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या उत्तर होगा? या फिर सारे में ही पाए जाते हैं? क्या बताएंगे? 16 वन। नीलगिरी और पलानी। सभी में पाए जाते हैं सर। तो बिल्कुल सारे में ही पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है, सारे में पाए जाते हैं। ठीक है, मैकाल श्रेणी में भी पाए जाते हैं, नीलगिरी में भी पाए जाते हैं, सतपुरा में भी पाए जाते हैं, पलानी पहाड़ी में भी पाए जाते हैं, यहाँ तक कि अन्नामलाई में भी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। ये किस प्रकार के वन है? तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, जिन्हें स्थानीय भाषा में या फिर स्थानीय रूप में सोलास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, ध्यान रखिए। दूसरा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? मोलेसिस। ठीक है, मोलेसिस बेसिन के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो मिजोरम मिजोरम। को जानते हैं। ठीक है, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन या फिर सीरा बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? तो मोलेसिस बेसिन या फिर सीरा। ठीक है, शीरा बेसिन के नाम से भी इनको जानते हैं, ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे जाते रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस राज्य को जानते हैं? तो मिजोरम को। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? ठीक है, तो पंचनद में जो नदी शामिल नहीं है वह सिंधु नदी नहीं है। ठीक है, सिंधु नहीं है। बाकी जो भी नदी पंचनद में शामिल है वह सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कौन कौन सी नदी है? यस। तो ध्यान रखिए, सतलुज की बात करेंगे तो JCRBS। सतलुज नदी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो आपका आ जाएगा ब्यास नदी आ जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो झेलम। रावी नदी आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो चिनाब नदी आएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो झेलम नदी आएंगे। ठीक है, सबके सब की बात करेंगे, किसकी सहायक नदी है सबके सब? ठीक है, सिंधु। सिंधु। तो ये सबके सब सहायक नदी किसकी? जो कि सिंधु की है। ठीक है, क्योंकि इंडस। अंतिमतः ये जाके इनका संगम कहाँ पे होता है? तो इंडस में जाके, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। बीपीएससी इंडस के प्रति कुछ ज्यादा ही मतलब ऑब्सेस्ड है। ठीक है, कई बार प्रश्न से पूछ दिया ऐसे, बताओ पाकिस्तान में जाके कहाँ पे मिलती है? ठीक है, कराची के पास में जाके मिलती है। तो ये सब प्रश्न पूछते रहे। ये 5 नदी की बात करेंगे तो ये पांचों नदी किस राज्य में बहती है? तो क्या बताएंगे? पंजाब। ठीक है, तो लगभग ये पंजाब में। ठीक है, इसलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी 5 नदियों कहते हैं। का ठीक है, भूमि ये कहते पांचों हैं। नदी हिमालय से निकलती है। ये पांचों नदी जो है सो आपको वैदिक काल की नदी है। जरा मैं नाम रिपीट करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सतलज के नाम शतरुदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्यास को हम लोग विपाशा के नाम से जानते हैं वैदिक काल में। रावी को हम लोग परोसनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में। चिनाब को हम लोग चंद्रभागा के नाम से, चंद्र और भागा। ठीक है, और झेलम को हम लोग वितिष्ठा के नाम से हम लोग जानते थे वैदिक काल में। ठीक है, ये सारे के सारे नदी अंतिम रूप से सिंधु में जाके मिलती है। सिंधु में आखिरी में कराची के पास में जाके ना क्या होता? बे ऑफ, क्या है जी? बे ठाड़ीकोट ऑफ में। बंगाल? नहीं नहीं, नहीं। नहीं कराची में। नहीं, कराची में कौन सा? अरब सागर होगा, अरब सागर होगा। ठीक है, अरब सागर में जाके अंतिमतः मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं ध्यान लद्दाख में। लद्दाख में कौन सा झील आपको मिलेगा? देवी और सुनो तो पैंगोंग पैंगोंग झील। तसो झील तो है लद्दाख में। केरल में आपको वेम्बनाड झील आपको केरल में मिलेगा। राजस्थान में वेम्बनाड। पिछौला में मिलेगा। और पिछौला। सिक्किम में आपको ठीक मिलेगा है। गुरु डोंगमार झील। ठीक है, ये सारे की बात करेंगे, आपका सही है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैंगोंग लेक की बात करेंगे तो भारत और चीन के सीमा क्षेत्र में स्थित है, काफी हाइट पे है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, 4350 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 134 किलोमीटर लंबी है ये झील। ठीक है, यह लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई बहुत बड़ी झील है। ठीक है, वेमनाड की बात करेंगे तो केरल की सबसे बड़ी झील है, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो पिछौला झील की बात करें, राजस्थान के उदयपुर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु किनका माइक हो रहा? माइक बंद कीजिए। गुरु गुरु गोंडमार झील की बात करेंगे तो सिक्किम के राजधानी गैंगटॉक में है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये झील के नाम वगैरह से बीपीएससी प्रश्न पूछता है। एक बार लुसेंट पलट के देखिएगा, लुसेंट पे बहुत सारा झील, नदी, पहाड़, पर्वत दिया है, उसको एक बार याद कर जाइएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ज्योग्राफी से लुसेंट पढ़ना है। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा।
आप चलते हैं, भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों का है? ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक जो कोयला भंडार है गोंडवाना काल का है। ठीक है, सर गोंडवाना धा काल का है। गोंडवाना काल का कौन सा कोयला भारत में? नहीं। ठीक है, गोंडवाना की बात करेंगे तो कौन सा कोयला इस काल का? बिटुमिनस बिटुमिनस। कौन सा कोल कोयला कोयला है? तो बिटुमिनस कोयला आपको सर्वाधिक इस काल के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब भारत में लगभग 90%, ठीक है, 90 से भी ज्यादा परसेंट कोयला जो है सो गोंडवाना काल के है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, तो कौन सी नदी डेल्टा? ताप्ती कृष्णा बनाती है? गोदावरी नहीं बनाती है ना? नहीं उनको नहीं बनाती है। बनाती है डेल्टा। कौन सी नदी बनना नहीं बनाती है? नर ताप्ती नहीं नर्मदा बनाती है, और क्या ताप्ती नहीं बनाती है? जो ईस्ट नर्मदा। बिल्कुल जो ठीक है, ईस्ट की तरफ गिरती है तो कोई नहीं बनाती, मतलब वेस्ट नर्मदा की नहीं तरफ जो बनाती गिरती है। है, ताप्ती नहीं बनाती है, माही नहीं बनाती है, और को नहीं बनाती है। साबरमती नहीं ठीक है, बनाती। साबरमती अरब बिल्कुल हाँ, सागर। वो भी नहीं करती है। ठीक है, हम्म। और जो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी वो किधर जाके? अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, अब बाकी जो नदी वेस्ट जो है, वेस्ट इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है, उसके बाद ध्यान में रखना, ये दोनों नदियां की बात करेंगे नर्मदा और ताप्ती का, तो एस्च्यूरी बनाती है जिसको ज्वार नद मुख्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, बाकी नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब के सब डेल्टा का निर्माण करती है, साथ ही गंगा नदी भी डेल्टा का ही निर्माण करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। निम्नलिखित में से किसके द्वार लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित करती है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक से श्रेणी से विभाजित किया जाता है? तो क्या बताएंगे? तो मुख्य सीमावर्ती भ्रंश। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मेन MBF बाउंड्री, ठीक है, फॉल्ट। ठीक है, तो ध्यान में, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से विभाजित किया जाता है? मुख्य सीमावर्ती भ्रंश, इसको हम लोग बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित कौन सा दर्रा जम्मू को कश्मीर को जोड़ता है? तो जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली दर्रा की बात की, बनिहाल है। क्या नाम है इसका? बनिहाल। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है? तो बनिहाल दर्रा आपको मिलेगा पीर पंजाल श्रेणी में। किसमें मिलेगा? तो पीर पंजाल श्रेणी में आपको ध्यान रखना है, बनिहाल दर्रा मिलेगा। ये दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ देती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब बात में बुर्जिला दर्रा की बात करेंगे, तो बुर्जिला दर्रा पीओको को जोड़ती है, जम्मू कश्मीर, पीओको को कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम बुर्जिला करती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कारगिल को लेह से जोड़ने का काम कौन करती है? जोजिला। ठीक है, ये कारगिल को, ठीक है, ध्यान में रखें, कारगिल को लेह से कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये बुर्जिल की बात करेंगे तो बुर्जिल जो है पीओको को कश्मीर से कनेक्ट करती है, नहीं, इसको कश्मीर घाटी से जोड़ देती है। ठीक है, और बनिहाल की बात करेंगे तो बनिहाल किसको जोड़ेगी? तो कश्मीर को जम्मू कश्मीर से जोड़ देती है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल की श्रेणी के मध्य स्थित है। यह दर्रा कुलगांव के कोटी हेतु मार्ग उपलब्ध करवाता है। सनमागरी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये पवनें निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करती है, विषुवत रेखा पे इनसे घनघोर संवहनीय वर्षा होती है। क्या सही है? तो दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा खासा हिंदी का उष्णकटिबंधीय लेवल है सर। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, हाँ ठीक है, लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, हिंदी इसलिए इंग्लिश देखते रहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होती है। ये बात सही है क्या? सही है। हाँ सही है। बताइए सही है क्या? बिल्कुल। सही है। महासागर के पूर्वी भाग इसके प्रबंध क्षेत्र है, मतलब नवीन क्षेत्र, गलत है। ये समुद्र एवं स्थल समान रूप से प्रभावी होंगे, तो ये भी गलत लिया, केवल पहला इसका सही लिया है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो सही। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इनकी उत्पत्ति कर्क एवं मकर रेखा के मध्य होती है। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्चुअल क्वेश्चन तो यही बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। महाद्वीपों के पूर्वी भाग तथा महासागरों के पश्चिमी भाग इन चक्रवातों के प्रबंध क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया, महासागरों को क्या होगा? तो महासागरों का वेस्ट होगा। क्या होगा? वेस्ट होगा। ठीक है,
ध्यान रखना, महाद्वीप का कौन होगा, तो महाद्वीप के पूर्वी होगा। ठीक है, और ध्यान रखना है किंतु ये भूमि पर चलते हुए इस चक्रवात की शक्ति क्षीण हो जाती है, अपनी ताकत खो देती है। यही कारण कि तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से गंभीर नुकसान उठाते, जबकि आंतरिक क्षेत्रों में महज तेज हवाएं चलती है। ठीक है, तो दोनों को समान रूप से नुकसान नहीं होता, इसलिए इसको गलत लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन से मेघ चक्रवातों के आगमन की पूर्व सूचना प्रदान करते हो? कौन सा मेघ होता है जो चक्रवात आने से पहले ही, ठीक है, सूचना दे देता है? उसको बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको? क्या बोलते हैं? पछाव मेघ। ठीक है, क्या होता है? शीरस क्लाउड बोलते हैं इसको। एक पता नहीं ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं। सीरस बोलते हैं। शीरस क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखेंगे, चक्रवातों के आगमन के पूर्व ही मतलब क्या करते हैं, इनको सूचना दे देते हैं। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए। कुछ इसमें और भी, वर्षा स्त्री, पछाव स्त्री में क्या होता है, कपास में क्या होता है, इसको कुमुलस क्लाउड कहते हैं, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर की सीमा पर अवस्थित नहीं है? बहुत सुंदर प्रश्न है, जो कि एग्जाम में आने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, सर्बिया। तो ध्यान रखिए, सर्बिया। ठीक है, बाकी तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन सब है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो काला सागर या कृष्ण सागर का महाद्वीपीय समुद्र है, जो कि दक्षिण पूर्व यूरोप, काकेकस और अनातोलिया के प्रायद्वीप तुर्की से घिरा है। ठीक है, ध्यान रखना है, इनसे कौन कौन सी देश सीमा लगाती है? काला सागर पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया पश्चिम में, ध्यान में रखेंगे। वेस्ट में बात करेंगे तो बुल्गारिया है, रोमानिया है। ठीक है, उत्तर पूर्व में रूस, यूक्रेन तथा दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। ठीक है, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया के पश्चिम में स्थित है, यह काला सागर के सीमा पर नहीं है। सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया के पश्चिम में है, काला सागर के साथ इनका सीमा नहीं लगता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है? भूमध्य सागरीय जलवायु से कौन सी विशेषता संबंधित है? शुष्क एवं गर्म ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, बिल्कुल। महाद्वीप के पूर्वी भाग में विस्तृत है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो महाद्वीप के, ठीक है, किस भाग में है? पश्चिमी में है। ठीक है, किधर होगा? तो वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 2 सही है। बाकी शुष्क एवं ग्रीष्म वर्षा ठीक है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, ये भी ठीक है। महाद्वीप के पूर्वी भाग में विस्तृत है, ये गलत है, पश्चिमी भाग में होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे बात करें टेम्परेचर की, बात करेंगे तो 18, मतलब यहाँ पे ना, जबकि सबसे ठंडे माह का तापमान 18 डिग्री से कम, परंतु 3 डिग्री से अधिक रहता है, -3 डिग्री से अधिक रहता है, 18 डिग्री से कम रहता है, मतलब ठंडा जगह है। स्थलीय समीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। ठीक है, स्थलीय समीर क्या होता है? तो ये देखिए, ये जलीय समीर की तुलना में क्षीण होती है, इनका प्रभाव स्थलीय भाग पर निम्न एवं सागरीय भाग पर उच्च बनने से होता है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल पहला ही आपका सही लिया है, बाकी ये गलत है। ये जलीय समीर की तुलना में क्षीण होती, कमजोर होती है। क्षीण कहने का मतलब कमजोर होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो क्या सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है? ये सही है क्या? बिल्कुल ठीक है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों में सर्वाधिक होती है, तो गलत है। जेट ढराव का पथ है क्षोभ सीमा के निकट होता है, ये सही है क्या? गलत है, ये सही है, ठीक है। ये परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर तापमान में वृद्धि करता है, तो ये परावैंगनी किरणों का अवशोषण कर तापमान में वृद्धि करता है, ये सही है क्या? ये भी गलत लिया है। ठीक है, बिल्कुल हाँ। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या फिर क्षोभ मंडल कहा जाता है। इस परत को ट्रोपोस्फीयर नामकरण किसने दिया था? इसको ट्रोपोस्फीयर किसने कहा था? तो टिजरेंस टी बोट ने कहा था। क्या नाम है? टिजरेंस टी बोट ने इसको ट्रोपोस्फीयर कहा था। ठीक है, मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं होती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जीवधारियों की दृष्टि से भी क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव सहित सभी जीवित जीवों का अस्तित्व क्षोभ मंडल में होने वाली मौसमी घटनाओं के कारण ही मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेयर है, उस सब आपको याद होना चाहिए, भूलेंगे नहीं किसमें कौन सी घटना होती है। सब बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लुसेंट वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। ठीक है, बाकी यह परावैंगनी किरणों का अवशोषण करके तापमान में वृद्धि करता है, ये तो गलत है। ठीक है, सागरीय तट के किनारे, ठीक है, तो इसका 1 और 3 सही है। सागरीय तट के किनारे मलबा निक्षेप से बने उच्च एवं निम्न
ज्वारतल के बीच होने वाले स्थान को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो क्या बताएंगे? इनको जी पुलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनको पुलिन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखें, इनको पुलिन कहते हैं। बीच ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कई सौ किलोमीटर तक हो सकता है, बीच भी कहते हैं इनको। तो सागरीय तट के किनारे मलबा निक्षेप से बने ऊंचे व निम्न ज्वारतल के बीच वाले स्थान को पुलिन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे यहाँ पे विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों का सीमा बनाती है? विक्टोरिया लेक की बात हो रही है, बताइए जायका विक्टोरिया लेक क्या होगा? इंडिया एंड युगांडा केन्या तंजानिया हम्म तो युगांडा है, केन्या है, तांजानिया है। ठीक है, ध्यान रखें विक्टोरिया लेक वाले। ठीक है, ध्यान में रखना है। विक्टोरिया झील मुख्य रूप से तांजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पे, ठीक है, बनाती है। इसका क्षेत्रफल की बात करें 69,484 वर्ग किलोमीटर। विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तो सबसे बड़ी झील कौन है? लेक मीठी पानी की सबसे बड़ी झील लेक लेकर लेक सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर। ठीक है, मिलान करनी है। ठीक है, गैरोन नदी किधर जाके गिरेगी? गैरोन नदी किधर जाके गिरेगी गैरोन नदी? ठीक है, तो गैरोन की बात करेंगे तो ये बिस्के की खाड़ी में गिरती है। बिस्तुला किधर गिरती है? बिस्तुला बाल्टिक में। ठीक है, एब्रो किधर गिरती है? उत्तरी तो सागर एब्रो में। भूमध्य सागर में। ठीक है, और वेजर की बात करेंगे तो उत्तरी सागर में। ठीक है, तो मैं बता दूं ये सब नदी कहाँ है। ठीक है, यूपीएससी में ऐसे प्रश्न आते हैं, बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। ठीक, गैरोन की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, स्पेन वगैरह में नदी बहती है, बिस्के की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। बिस्तुला की बात करें, पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बिस्तुला पोलैंड की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखना, बाल्टिक सागर में जाके गिर जाती है। एब्रो की बात करेंगे तो स्पेन की सबसे लंबी नदी है, 910 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आखिरी रूप में जाके कहाँ पे जानती है? तो ये भूमध्य सागर में जाके मुहाना बनाती है। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग देखेंगे अंतिम में बेजर की बात करेंगे, जर्मनी की प्रमुख नदी है, ध्यान में रखना है, या उत्तरी सागर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो जर्मनी है, स्पेन है। बिस्तुला कहाँ का बताया था? बिस्तुला कहाँ का बताया था? पोलैंड की। कहाँ की बताई थी बिस्तुला? पोलैंड की नदी बताई थी। ठीक है, हाँ, तो आप लोग तो भारत का नदी तो भूल जाते हैं, छोटा छोटा यूरोपियन देश का नदी है, कैसे याद रखेंगे? ठीक है, बट रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक दो प्रश्न ऐसे आएंगे। एक प्रश्न तो आता ही नदी से, जो कि विश्व के नदी से कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इटली को अल्बानिया से पृथक करती है? इटली को अल्बानिया से कौन सी जल स्ट्रेट संधि ऑफ पृथक करती है? टोरंटो ठीक है, तो टोरंटो जल संधि, ओट्रांटो जल संधि। ठीक है, इटली को अल्बानिया से। इसी मुल्क की एक महिला हमारे यहाँ आई थी जिन्होंने बहुत नाम कमाया, भारत रत्न भी मिला। ठीक है, कौन थी वो? मदर टेरेसा। Who is she? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। ठीक है, कौन थी? मदर टेरेसा थी, अल्बानिया से आई थी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वो टोरंटो जल संधि की बात करेंगे, इटली को अल्बानिया से क्या करती है? अलग कर देती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इटली तथा सिसिली द्वीप के बीच में ध्यान में रखेंगे, मेसिना जल संधि भूमध्य सागर में इटली तथा सिसिली द्वीप के बीच में पूर्वी सिले और कैलाबेरिया के पश्चिमी सिरे के बीच में मध्य स्थित है। ठीक है, तो कुछ जल संधि है जो कि विश्व वाला, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेवी जल संधि सबसे चौड़ी जल संधि है। ठीक है, डेवी जल संधि की बात करेंगे तो सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि है। ठीक है, यह ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पे किस देश का वो है, आधिपत्य है ग्रीनलैंड पे? डेनमार्क डेनमार्क है। ठीक है, तो ये डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनमार्क को बेफिन द्वीप कनाडा से अलग करते हैं, डेपिस। ठीक है, अब आते हैं 20 नंबर प्रश्न, देखिए। ठीक है, लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। लवणता, ठीक है, सैलिनिटी कहते हैं ना। पछुआ पवने महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर लवणता में वृद्धि करती है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों को जाने पर लवणता में कमी आती है। क्या लग रहा है सही? ठीक है, तो दोनों सही है। भूमध्य रेखा जब ध्रुव की तरफ जाएगा तो लवणता में कमी आएगा, दोनों सही है। ठीक है, पछुआ पवने महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लवणता में वृद्धि करती है, तो सारे ही पतन की बात करेंगे तो सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। 21 नंबर प्रश्न पे जरा ध्यान फरमाइए। बिल्कुल प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर में प्रभावित नहीं होती थी? कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर में प्रभावित नहीं होती थी? क्या बताएंगे? बेंगुला कौन सी जलधारा है? ठीक है, बेंगुला। ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ पे? अटलांटिक की है। कहाँ की है ये? कहाँ की है? अटलांटिक की है। ठीक है, अटलांटिक की है। बाकी पेरू,
ठीक है। पेरू ध्यान रखेगा, ठीक है। ओआसिवो और लालिनो, ठीक है। लालिनो तो भारत में भी प्रभाव डालती है, क्या चीज को प्रभाव डालते हैं? लालिनो मॉनसून पे, मॉनसून मॉनसून को पे। नेगेटिव बिल्कुल ठीक है। इफेक्ट डालती अल्नीनो, अल्नीनो होता है, लालिनो होता है, ठीक है। अल्नीनो निगेटिव इफेक्ट डालती है, लालिनो अल नीनो, पॉजिटिव है। इफेक्ट डालती है। इस बार क्या है, लालिना आया है कि लालिना आया कि एल अल्नीनो आया नीनो है, आया क्या है जी। इस बार? एल एल नीनो। नीनो। लानी हाँ, लानीना ठीक है। ये ला लानीना नेगेटिव है। एल नीनो से हमारे में लीनो से मॉनसून अच्छा आता है डाइपोल। और लानीना से सूखा आता है। तो भी आया है ना, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला आया। कौन पॉजिटिव है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अटलांटिक महासागर में कुछ जो जलधाराएं जो गिरती है उसमें बेंगुला है, फॉकलैंड है, कनारी है, लेब्राडोर है, फ्लोरिडा है, इमिरगर है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, फॉकलैंड, कनारी, बेंगुला, लेब्राडोर, ठीक है, फ्लोरिडा। ये सब ठंडी है ना, ये सब फॉकलैंड, यस, कनारी, लेब्राडोर, ये सब तो ठंडी जलधारा है, ठंडी है ऐसा। ठीक है। हाँ बिल्कुल, लालिना की बात करेंगे, ओआसियो की बात करेंगे, पेरू की बात करेंगे, कुरोसियो की बात करेंगे, सबके सब जो है प्रशांत महासागर में जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्नों पे, हम लोग देखेंगे, ठीक है। डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कीजिए विचार। ठीक है, ध्यान रखें, कौन सा? डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसके विस्तार पर सागरीय लहरों का प्रभाव नगण्य होता है। नदी के अधिक वेग से इसका आकार पतला एवं लंबा होता है, ठीक है। बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दो सही लग अच्छा, रहा है। ध्यान रखना है, इसके विस्तार पर सागरीय लहरों का प्रभाव नगण्य होता है, ठीक है। इसको गलत लिया है, ठीक है। 22 का आंसर आपका बी लिया है। नदी के अधिक वेग से इसका आकार पतला एवं लंबा होता है, ये ठीक है, ठीक है। सही है, डेल्टा सही। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नदी के अधिक वेग, ठीक है, ध्यान में रखना है, मैं इसका आकार पतला एवं लंबा होता है, ये सही है, ठीक है। बता, डॉगर बैंक की बात करेंगे तो किस देश में? ये मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, मतलब मछली के लिए जानी जाती है सब जगह, ठीक है। किस देश में कौन सा पड़ता है, नॉर्थ सी, बताइए इंग्लैंड के बगल क्या में। होगा। डेल्टा के ऊपर ना बहुत ज्यादा सोल्यूशन दिया हो, इसमें एक बार आप लोग सोल्यूशन को पढ़ लीजिएगा, डिस्कशन में इतनी चीजें नहीं हो सकती है, ठीक है। तो डॉगर बैंक की बात करेंगे तो ध्यान रखें, डॉगर बैंक किस देश में है? तो डॉगर बैंक की इंग्लैंड बात में है, करेंगे तो नॉर्थ किसमें सी में। है? हाँ ठीक है। रीड बैंक की बात करें, रीड बैंक कहाँ पे साउथ है? चाइना दक्षिणी सी। चीन सागर में रीड बैंक, ठीक है। तो बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में है। ये आपका पड़ेगा इधर। ग्रेटर फिशर बैंक की बात करें, कहाँ पे? ग्रेटर फिशर बैंक की बात करें, कहाँ पे है? डेनमार्क। ग्रेटर फिशर बैंक डेनमार्क में है, ठीक है। ग्रैंड बैंक की बात करेंगे तो न्यू फाउंडलैंड में, ठीक है। सब ये अमेरिका में पड़ता है, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। कनाडा और मछली अमेरिका के आसपास है, ठीक है। तो डॉगर बैंक कहाँ पे है? उत्तरी सागर। कहाँ पे है डॉगर बैंक? कहाँ पे है? उत्तरी सागर, ठीक है। यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क के अन्य आर्थिक क्षेत्रों की सीमाओं को पार करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रीड बैंक दक्षिणी चीन सागर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद ग्रेटर फिशर बैंक डेनमार्क, और ग्रैंड बैंक की बात करेंगे तो न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 38वीं समानांतर रेखा निम्नलिखित में किन देशों की सीमा निर्धारित करती है? कई बार एग्जाम में पूछा है 38वीं उत्तर कोरिया, समानांतर साउथ रेखा, तो कोरिया, क्या नॉर्थ बताएंगे? कोरिया। उत्तरी कोरिया, साउथ या कोरिया। साउथ, नॉर्थ। बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में, ध्यान रखिए, ये सीमा बनाती है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा 70वीं समांतर रेखा तो किसके बीच में 70वीं समानांतर रेखा, तो क्या बताएंगे? ठीक है। यूएस यूएस, अमेरिका। कनाडा। या पहले होता था ना, एक दक्षिण वियतनाम होता था, एक होता था ना उत्तर वियतनाम उत्तर होता था, वियतनाम। ठीक है। एक दक्षिण वियतनाम जो था कैपिटलिस्ट था, उत्तर वियतनाम के बाद कम्युनिस्ट था। एक शहर थी ना, होची मिन सिटी को कैपिटल बनाया गया था, ठीक है। वहां पे चल रहा था सिविल वॉर, उस समय से है, ठीक है। तो वहां पे थे, हालांकि अब ऐसा कुछ है नहीं। 38वीं ऑरेंज समानांतर एजेंट, रेखा नॉर्थ कोरिया ऑरेंज और साउथ एजेंट का कोरिया, आपने यूज बता किया गया दिया। था। हाँ बिल्कुल, हाँ वहां पे, ठीक है। फ्रेंच उसमें, यूएसए शामिल था उसमें। 20वीं समानांतर रेखा सूडान और लीबिया के बीच में है। 22वीं समानांतर रेखा सूडान और मिस्र के बीच में। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है, ध्यान रखें, हालांकि भारत इसको मानता नहीं देता है, ठीक है। 31वीं समानांतर रेखा इराक एवं ईरान के बीच में है।
35वीं समानांतर रेखा उत्तरी कैरोलिना राज्य और जॉर्जिया राज्य, टेनेसी राज्य और जॉर्जिया राज्य तथा अलाबामा राज्य के बीच में, ठीक है, सब अमेरिका का राज्य है। तो कुछ नए रेखा है, आप पढ़ सकते हैं। 31वीं ईरान इराक, 24वीं भारत पाकिस्तान, 22वीं सूडान मिस्र, 20वीं सूडान और लीबिया, 17वीं उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, 38वीं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। बाकी और भी 49वीं तो आप लोग जानते हैं यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। 49वीं किसके किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में, ठीक है। तो उत्तरी कोरिया वाला, दक्षिणी कोरिया वाला, ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं सागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिक लवणता युक्त सागर देरी से जमता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्रुवों के चतुर्दिक क्षेत्रों में अधिक लवणता क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना, जब देरी से जमेगा तो भाई ध्रुव वाले क्षेत्र में तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ प्रश्न, हम लोग इस पे बताना है। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति हजार ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा 0 के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे 300 या 30 अर्थात 1000 ग्राम सागरीय जल में 30 ग्राम लवण की मात्रा है। इसे प्रतिशत नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये मात्रा होती है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न यहाँ पे सोल्यूशन में दिया हुआ, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप में लवणता में कमी आती है, न कि वृद्धि, ठीक है। और अधिक लवणता युक्त सागर देरी से जमता है, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर दिन और रात के घटित होने के लिए उत्तरदायी है? दिन और रात किस लिए होते हैं? तो पृथ्वी के अपने गति जो दिन और रात जो होती है, किसके घूर्णन के गति की वजह से या फिर परिभ्रमण की वजह से? किसके वजह से होगा? अर्थ रोटेशन, संक्रमण, भ्रमण, रोटेशन, रोटेशन से होगा सर। तो यह आपको किसके वजह से होगा? पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमता है उसको क्या बोलते हैं? परिभ्रमण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? परिभ्रमण कहते हैं, ठीक है। अब परिक्रमण जो होता है, पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाता है, इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से मौसम और साल परिवर्तन होता है, ठीक है। हाँ, सीजन, साल भी बदलती है। और परिभ्रमण की वजह से क्या होता है? दिन और रात, ठीक है, ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, बताइए, ठीक है, मंगल का क्या होगा? फोबोस और डिमोस, सही है। बृहस्पति का कैलिस्टो इज द राइट। कैलिस्टो सही है क्या? बृहस्पति का कैलिस्टो सही है क्या? कैलिस्टो बृहस्पति का, ठीक है, ध्यान में रखना है। कैलिस्टो है, गैनीमेड है, ठीक है, यूरोपा है, इसका कुछ फेमस है, ठीक है। इसको बृहस्पति की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी ना। शनि का तो टाइटन भी ठीक है। फोबे किसका है? फोबे मंगल, ये शनि वरुण फोबे, शनि का है ये भी तो ठीक है यार, अलग कौन सा है? फोबे सर अरुण नहीं है। अभी नहीं। बुध एवं शुक्र का नहीं है, अरुण का कैसे नहीं? अरुण का है तो किसी और का है। ठीक है। ये इसमें सॉल्यूशन के हिसाब से दिया हुआ है, डी सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। एक बार देख लीजिए किसका है, चलिए। ना फोएबे सैटर्न का है, इसलिए सेकंड लार्जेस्ट है वो सर। लिखित कथनों में से कौन सा सही है? सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में अधिक होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी में वृद्धि होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने से कम होती है, ठीक है। बताना कौन सा इसमें सही है, ठीक है। आपका जो सही जो लिया है यही लिया है, ठीक है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती है? कम होती है। 49वीं समांतर रेखा के बारे में तो हमने अभी ही बात की, आप लोग बता ही दीजिए किसके किसके बीच में 49वीं समांतर रेखा, ठीक है। राज्य अमेरिका, कनाडा। तो बिल्कुल ठीक है। हालांकि इसमें अलास्का नहीं आती है, ठीक है, अलास्का को छोड़ के। 28 सही है क्या? यूएस के बाद पहले कनाडा आएगा ना, फिर अलास्का आएगा, और रशिया से अमेरिका खरीद। इसको आपको ध्यान में रखना है।
17वीं आपने बताया था वियतनाम को 2 भाग में, ठीक है। सूडान को और मिस्र को बांटने वाली कौन सी थी? तो 22 नंबर की थी, ठीक है। सूडान और मिस्र के बीच में, 22वीं। चलिए। पता निम्नलिखित में से कौन सी पछाप मेघों की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित होती है, सही है। सफेद रेशमी समानांतर रेखाओं में विस्तृत होती है, विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से बनती गलत। है, चक्रवात के आगमन के सूचक है, ठीक है। इसका आंसर लिया है 30 के सी, ठीक है। 30 का सी लिया है, डेट मीन्स ये लिया है, ठीक है। मतलब बाकी सब सही है। विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से बनती है, ये गलत लिया है, ठीक है। ध्यान रखें, बाकी सबके सब सही है, ठीक है। पछाप मेघ के बारे में पढ़ दे रहा हूं, सुनिए, ठीक है। इनका निर्माण 8,000 से 12,000 की मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये हिमकणों से बने होते हैं, हल्के धब्बों के रूप में होते हैं और देखने में रेशेदार तथा पंख के समान प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। चक्रवात के आगमन के क्रम में ये सबसे पहले दिखाई देते हैं, अतः इन्हें चक्रवात के आगमन का सूचक भी माना जाता है। किसे? तो पछाप को, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना। अब चलेंगे हम लोग आगे, आप पढ़ेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्तर पर्वत के एग्जाम्पल है, ठीक है। भ्रंशोत्तर समझते हैं ना? नहीं सर। ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है। माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। तो ब्लैक माउंटेन्स पे कौन आ जाएंगे? तो ध्यान में, ब्लैक फॉरेस्ट है और सियरा नेवादा है, ठीक है। सबके सब है, ठीक है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे? ब्लैक जर्मनी फॉरेस्ट जर्मनी जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी में। ठीक है। और सियरा नेवादा अमेरिका। वेनेजुएला। कैलिफोर्निया में, कहाँ पे है? वेनेजुएला। कैलिफोर्निया, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप वेनेजुएला मार के आइएगा, फिलहाल अभी कैलिफोर्निया इसमें दिया हुआ है, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में वेनेजुएला मारिएगा। कैलिफोर्निया की बात करेंगे। सियरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव तथा खिंचाव की शक्तियों से होता है, ठीक है। भारत में ब्लॉक पर्वत कौन सा है? अरावली वाला कौन? नहीं, वो रेसिडुअल पावर ब्लॉक। गिरजाचल चलिए, सॉरी हटाइए आप। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। VBI है, ठीक है। कई बार प्रश्न पूछा गया भूकंपीय तरंगों को लेकर, कई बार ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये आपका जो अरावली पर्वत है अपशिष्ट पर्वत में आता है, ठीक है। बताना क्या सही है इसका, ठीक है। पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गठित करती है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों की अपेक्षा विस्तृत होता है, क्या है? सिर्फ 2 सही होगा। तो ध्यान रखिए, सी इसका ये सही है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर क्या होता है? सॉलिड, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? एस तरंगे, हाँ, ठीक है, ध्यान रखना। सेकेंडरी होता है, लेकिन अगर आप सॉलिड से याद करवा रहे हैं तो कुछ समझा के याद कर लीजिए। हमको भी पता हो सेकेंडरी होता है, हमने केवल ठोस माध्यम में गति करती, इसलिए एस फॉर सॉलिड मैंने याद करवा दिया, ठीक है। और पी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी नहीं होती है। कौन सी तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती थी, क्या बताइए? हाँ, ठीक है, समझ रहे हैं ना? एल, हाँ, ठीक है, एल फॉर लॉस्ट, ठीक है। अगर आया तो सब कुछ लॉस्ट आप कर जाओगे, ठीक है। एल तरंगे सब मतलब क्या होते हैं? सबसे अधिक विनाशकारी होती है, ठीक है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों की अपेक्षा विस्तृत होती है, ठीक है। तो ये भी गलत लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी ऊपर के दोनों मैंने बता ही दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों का छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है, ठीक है। उल्टा कर दिया है, मतलब एस तरंग ज्यादा होंगे, ठीक है, कंपेयर टू पी, ठीक है। तो एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी, ठीक है, और एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गति करती है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही, ठीक है। अब आते हैं फिलीपींस। ये कुछ स्थानांतरित कृषि है, आपको बताना। फिलीपींस में किस नाम से जानते हैं इनको? फिलीपींस में तो चेनिंग के नाम से जानते हैं, मलेशिया में लदांग बोलते हैं, जायरे में मसोले बोलते हैं, वेनेजुएला में कोनुकू के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये लगा हुआ ही था, ध्यान रखिएगा। ये स्थानांतरित भारत में किस नाम से जानते हैं? भारत में क्या बोलते हैं इनको? झूम कल्टीवेशन। झूम की खेती कहते हैं, ठीक है। भारत में क्या बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल, इसको स्लेश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। मलेशिया में किस नाम से? लदांग के नाम से जानते हैं, ठीक है।
फिलीपींस में चेनगिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानी जाती है, ठीक है, मिल्पा, ठीक है, ध्यान रखें। वेनेजुएला में कोनुकू के नाम से जानते हैं। ब्राजील में इसको रोका बोलते हैं, ठीक है, रोका। रोका हमारे यहाँ होता है, शादी से पहले रोका होता है ना, हाँ 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 ठीक है। तो ध्यान रखें, ब्राजील में इसको क्या बोलते हैं, रोका के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जायरे में मध्य अफ्रीका में ध्यान में रखना है, जायरे में मध्य अफ्रीका में किस नाम से जानते हैं, मसोले के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मसोले के नाम से जानते हैं जारे में, और ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे मध्य अफ्रीका में, ठीक है, ध्यान में रखना है। और लोग चलते आगे पढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन आपको देखना ही पड़ेगा, बताना है, ठीक है। यदि वायु के तापमान में वृद्धि होती है तो उसकी आपेक्ष आर्द्रता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रभावित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपेक्ष आर्द्रता में क्या होती है, कमी हो जाएगी, ठीक है, लो हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारण है, ठीक है। तो मानव प्रभाव को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक कौन सा है, ठीक है, ध्यान में रखें, क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखना है, तो प्राकृतिक आपदा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा जो है मानव प्रवास को प्रभावित कर प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष कारक में फोर्सली क्या होता है इसके, जिससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं। सॉरी सिंह, हाँ बिल्कुल ठीक है, वही मैं बोला, फोर्सली मतलब उनको करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। बता निम्नलिखित झीलों में उनकी अवस्थिति के अनुसार, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए, ठीक है, कूट का प्रयोग कीजिए। पश्चिम से पूरब जाना है, ठीक है, पश्चिम से पूरब। बताइए क्या होगा पश्चिम से पूरब, तो क्या बताओगे, ये ऑप्शन उसके तो ध्यान बाद रखो, ये मिशिगन होता है। पश्चिम से पूरब लिया है, ठीक है। तो पश्चिम सबसे में आपको जाना, सबसे पहले मिशिगन है, फिर उससे हुरून पहले लिया है, सुपीरियर फिर होता ईरी है। लिया है, और सबसे बाद में ओंटारियो। ओंटारियो लिया है। हम्म। सुपीरियो है यहाँ पे, ओंटारियो सबसे बाद में लिया, 36 का आंसर ए लिया है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है अमेरिका का, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सारे के सारे झील जो है, ठीक है, ध्यान रखिए, अमेरिका कनाडा के आसपास में आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। ये लेक सुपीरियर, हुरून, ईरी और ओंटारियो होकर गुजरती है अमेरिका और कनाडा के सीमा पे। कौन कौन, सुपीरियर है, हुरून है, ईरी है, ओंटारियो है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। मिशिगन की बात करेंगे तो पूरी तरीके से अमेरिका में स्थित है, लेकिन लेक सुपीरियर, हुरून, ईरी और ओंटारियो की बात करेंगे तो अमेरिका और कनाडा के सीमा पे स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल ठीक है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5 डेल्टा निर्मित करती है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी नदी पंक्षी 5 डेल्टा निर्मित करती है, तो क्या होगा, तो कई बार पढ़े होंगे, मिसिसिपी, ठीक है, सॉरी मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है। तो मिसिसिपी मिसौरी की बात करेंगे तो ऐसी नदियां है जो कि मतलब पंक्षी 5 डेल्टा निर्मित करती है, ठीक है। इंग्लिश देखना चाहेंगे क्या, इंग्लिश है, ठीक है, बर्ड्स फुट डेल्टा बनाते हैं, ठीक है, मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, देखें प्यारी घास का मैदान किधर आपको दिखेगा, प्यारी किधर दिखेगी, प्यारी क्या बताएंगे, यूएस, ठीक है। तो प्यारी आपको कहाँ पे दिखेगी, नॉर्थ अमेरिका। रूसिया, नॉर्थ अमेरिका। पंपास आपको कहाँ पे दिखेगा, ब्राजील। ब्राजील, कैंपोज, अर्जेंटीना। कहाँ पे दिखेगा पंपास, ब्राजील। ये इधर होगा, ये इधर होगा। एसटीपी की बात करेंगे तो मध्य एशिया में आपको दिखता है, मेलनीति यूरेशिया के क्षेत्रों में आपको ये दिखता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी सेल है, अपसादी सेल में क्या होता है, क्या बताएंगे अपसादी सेल में, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है, ठीक है, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, निम्नलिखित में से कौन सी अपसादी सेल है, तो क्या पता है कौन सी अपसादी सेल है, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर की बात करेंगे, अपसादी सेल में आपको ये आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात करेंगे सेलों को 3 समूह में मुख्यतः विभाजित किया जाता है, एक आग्नेय होता है, एक अपसादी होता है, दूसरा की बात करेंगे तो कांतित होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। यूरोप की महत्वपूर्ण पतन है रोटरडम, रोटरडम की बात करें कि किस नदी पे है, रोटरडम कैपिटल है, किसका कैपिटल है ये, कैपिटल तो नहीं है, कैपिटल है, किसका कैपिटल है रोटरडम, ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल है ना, नीदरलैंड।
और नीदरलैंड का कैपिटल क्या एम्स्टर्डम है कि रोटरडम है, क्या है? एम्स्टर्डम रोटरडम है सर। एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम है। अमस्टरडम है सर, रॉटरडम अमस्टरडम। वहाँ शहर है सर। अच्छा। ठीक है, तो पोर्ट सिटी है और ये आपको राइन नदी पे आपको देखने को मिलेगा। राइन की बात करेंगे, राइन और डेन्यूब की बात करेंगे, यूरोप की प्रमुख नदी है। ठीक हाँ, है, बहुत बिजी नदी है बिल्कुल ठीक सर। है, ध्यान में रखना है। हम्म, देवगी नदी सबसे लंबी है सर। बिल्कुल। अब आते हैं, बताना है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 की सबसे कौन माटी महिला क्रिकेटर, सॉरी, महिला खिलाड़ी कौन रही, क्या बताएंगे? एटाना बोनेमाटी ठीक है, इतना बोनोमाटी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, फुटबॉलर। इतना बोनोमाटी रही है, ध्यान में रखना है। बिल्कुल ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है ये आपकी लॉरियस फुटबॉल स्पोर्ट खेलती अवार्ड है। 2024 में वर्ष की सबसे महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है? इतना बोनोमाटी को मिला है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। हम्म, ये स्पेन की है, कहाँ की है? स्पेन की फुटबॉलर है। ठीक है, कहाँ की फुटबॉलर है? तो स्पेन की फुटबॉलर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पेन की फुटबॉलर है। ठीक है। टाइम स्पेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, ये तो पढ़ाया था ना, किसकी द्वारा लिखी गई है? ठीक है, संजीव का। शिवराज बी पाटिल के द्वारा। एक समंदर मेरे अंदर, ठीक है, संजीव जोशी के द्वारा। स्वेलोंगिंग दी सन, लक्ष्मी पुरुदेश्वर पुरी के द्वारा। ठीक है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो एच डी मुनि के द्वारा। कुछ करंट की किताब है, करंट की पुस्तकें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। टाइम्स स्पेंट इन डिस्टेंस ट्रेवल, शिवराज सिंह पाटिल है। एक समंदर मेरे अंदर, अच्छा लग रहा है बोलने में, संजीव जोशी। ठीक है, स्वेलोंगिंग दी सन, स्वेलोबिंग दी सन, ठीक है, लक्ष्मी पुरुदेश्वर पुरी। डबलिंग इन डिप्लोमेसी एस टी मुनि। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 का घोषित किया गया? अरे कौन बोल रहा है बीच में? ठीक है, कौन सा वर्ड होगा? एआई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 2023 का, ठीक है, शब्द घोषणा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के सदस्य है? ठीक है, तो फाइव आइज इंटेलिजेंस में कौन है, बताना पांचों है। ही है। ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन कौन है तो ध्यान रखें। तो ऑस्ट्रेलिया तो है, ठीक है, ध्यान में रखना है। न्यूजीलैंड भी है, जापान है, जापान नहीं है फाइव विजिलेंस है। में। नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा, यूके। जापान नहीं आती है। ठीक है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, अमेरिका जैसे देश शामिल है। ठीक है, इसमें जापान नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना है, कनाडा भी शामिल है। निजर वाले कांड में फाइव, ये है ना, फाइव इंटेलिजेंस का काम था। ठीक है, ऑपरेशन लगाया था। जापान नहीं आता। ठीक है, इसमें ध्यान में रखना। क्या करेंगे? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जल दिवाली अभियान आरंभ किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, जल दिवाली अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, क्या बताएंगे? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जल दिवाली अभियान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या था इसका, ध्यान में रखना है। ये अभियान मुख्यतः महिलाएं चलाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नवंबर 2023 में पूरे देश में जल दिवाली महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य है देश में पानी की प्रणाली से महिलाओं को, मतलब क्या करना, जोड़ना। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में इसका आयोजन मालदीव में किया गया, बिल्कुल किया गया। ठीक है, नहीं, मालदीव पे नहीं किया गया। इसमें भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही गलत है। ठीक है, दोनों गलत है। मॉरिशस में किया गया था, कहाँ पे किया गया था इसका? और मॉरिशस में किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो भारत दूसरा कथन भी सही नहीं है कि इसका स्थायी सचिवालय कोलंबो में स्थित है। ठीक है, 2021 में मॉरिशस को चौथे सदस्य एवं सेशल्स व बांग्लादेश को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। ठीक है, इसमें ये नहीं आया था, मालदीव आने से इनकार कर दिया था। ठीक है, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो हुआ था उसमें मालदीव नहीं आया था। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट कुशा की बात करेंगे, लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास है प्रोजेक्ट कुशा, जिसको डीआरडीओ डेवलप कर रही है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कुशा से क्या बनेगी? तो इसमें लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल बनेंगी, जिसमें इसका इंटरसेप्टर क्या होगा? इंटरसेप्टर मिसाइल तीन प्रकार की, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर। ठीक है, 350 होगा। अब आते हैं आगे भी कुछ प्रश्न, कुछ प्रश्न और भी है, देख लेते हैं। ठीक है, बताना है इसमें से कुछ प्रश्न है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है,
तो कितना स्थान मिला हम लोग को, तो कितने 49 नंबर पे है, 53वें नंबर पे, 49 किस नंबर पे है, ठीक है, या फिर और भी ज्यादा रैंक है हमारा, कितना रैंक है, तो हमारा रैंक की बात करेंगे 49 रैंक पे है, ठीक है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में, ठीक है, मतलब 64 देशों में, ध्यान रखना हमारा 49वां रैंक है, ठीक है। फोर्ब्स के अनुसार 2023 के निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट है, तो क्या बताएंगे, उसका नाम क्या है, ईगा स्वीटेक। क्या नाम है, पोलैंड की खिलाड़ी है ईगा स्वीटेक, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पीवी सिंधु की बात करेंगे तो 12वें नंबर पे है, ठीक है। टॉप 25 में एकमात्र भारतीय एथलीट पीवी सिंधु है, ठीक है। सादिक नवाब शहर को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो क्या बताएंगे, सादिक नवाब साहब को राजदेव की अमराई के लिए, ठीक है। तो राजदेव की अमराई के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कल बाकी 50 क्वेश्चन को हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, तो बाकी आप लोग आगे को बना के लाइएगा, ठीक है।